नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं मैग्नेट के बारे में। तो दोस्तों पिछले क्लास में हमने चुंबकीय क्षेत्र, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और आपको लोह चुंबकीय के बारे में सारी जानकारियां दे दी। आज दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट हम पढ़ाने वाले हैं चुंबकीय फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है दोस्तों? तो सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जैसा ही दोस्तों, यदि कोई चुंबकीय फील्ड है, यदि किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाओं के द्वारा कोई चुंबकीय क्षेत्र बनता है और इस चुंबकीय क्षेत्र के किसी सरफेस पे यह जो चुंबकीय रेखाएं हैं, लाल पेन से दिखाते हैं इसे हम, यह जो चुंबकीय रेखाएं हैं जिस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत होती है वहां इसके कटान बिंदु पर चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होता है। मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाएं जिस जगह पे एक दूसरे को लंबवत काटती है वहां चुंबकीय फ्लक्स का उत्पन्न होता है। और यह क्या होता है सर? एंगल कॉस थीटा बी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, ए टोटल एरिया, वह एरिया जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत गुजरने के कारण, चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत गुजरने के कारण जो क्या कहते हैं क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का प्रतिपादन वेबर साहब ने किया था और इसीलिए इसका एसआई यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, हाँ, डब्ल्यू होता है वेबर, या फिर इसी को हम लोग टेस्ला पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। अगर सीजीएस यूनिट बोले तो वह मैक्सवेल होता है। इसका सीजीएस यूनिट मैक्सवेल होता है, अगर एसआई यूनिट वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता था, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। और एक वेबर टेस्ला पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं अगर सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना हो। और पूछा जाए कि एक वेबर में कितना मैक्सवेल होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल एक्स। 10 पे पावर 8 ये क्वेश्चंस के लिए स्टार मार्क कर देना कि एक वेबर 10 पे पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बस सिंपल सा फॉर्मूला होता है और वह H से डिनोट किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तीव्रता यह होता है H बराबर बी नॉट म्यू नॉट। सर H बराबर बी नॉट म्यू नॉट होता है और यहाँ पर बी नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है? तो बी नॉट को बोलते हैं सर निर्वात में, नॉट बराबर निर्वात, म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र, निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र। और म्यू नॉट होता है निर्वात में चुंबकशीलता, चुंबक की कितनी शीलता है, कितनी क्षमता है। और म्यू नॉट को जो निर्वात की चुंबकशीलता है इसे दर्शाया था बायोट सेवर्ट ने, इसे बायोट सेवर्ट ने दर्शाया था। दोस्तों अगर म्यू नॉट के वैल्यू की बात की जाए, म्यू नॉट होता है 4 पाई गुना 10 पे पावर -7 न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर इसका वैल्यू होता है। और अगर हम इसके एसआई और सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक ऑस्टेड होता है, सीजीएस मात्रक ऑस्टेड होता है। और एक ऑस्टेड में कितने वैल्यू हैं इसके एसआई यूनिट की? तो चलिए हम बात करते हैं। तो इसका एसआई यूनिट होता है सर एम्पेयर पर मीटर, एम्पेयर पर मीटर। इसीलिए बोला कि सर 1 एम्पेयर पर मीटर में कितने ऑस्टेड होते हैं, कितने ऑस्टेड होते हैं? तो पहले आप बी नॉट चुंबकीय क्षेत्र होता है और म्यू नॉट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है
H इसका रेशियो होता है, ये चुंबकीयशीलता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों का रेशियो होता है। और ये पॉइंट याद रखिएगा सर, CGS यूनिट में 1 एम्पियर 80 ऑस्टेड के बराबर होता है, जो इसका CGS यूनिट है, इसे भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों आते हैं हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और मैक्सवेल थ्योरी पे। उसके बाद हम फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन पढ़ेंगे, ताकि चुंबक में हम लगभग अंतिम पॉइंट पर अब आने ही वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैक्सवेल के दाहिने हाथ नियम, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के बारे में दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर उसने राइट हैंड मेरा कौन है ये, उसने क्या किया कि दोस्तों बोला कि एक हाथ को इस तरह लेना है और अपने सभी उंगलियों को ऐसे घुमाना है। मान लीजिए कि अगर यह एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड मतलब परिनालिका दोस्तों, यदि किसी कंडक्टर के चारों ओर हम कोई वायर लिपट देते हैं जो धारावाही तार हो, जिसमें करंट गुजर रहा हो, तो दोस्तों इस सोलेनॉइड को ऐसे पकड़े हैं हमने, इस अंगूठे को ऐसे पकड़े हैं। तो दोस्तों क्या बोलता है कि यदि किसी परिनालिका से कोई धारा प्रवाहित हो रही हो, कोई करंट प्रवाहित हो रहा हो, तो यह जो अंगूठा है ना मेरा, ये अंगूठा, यह करंट का दिशा बताता है, ये करंट की दिशा बताती है, जबकि जो बाकी सभी उंगलियां हैं वह इसके चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। तो मैक्सवेल का दाहिना हाथ नियम बोलता क्या है, यदि किसी परिनालिका को अगर हम उसमें चुंबकीय क्षेत्र को पता करना हो कि उसका दिशा का डायरेक्शन क्या है, तो एक दाहिना हाथ को खोलेंगे, उसमें एक परिनालिका रखेंगे और इस तरह से उसको घुमाएंगे। तो दोस्तों यह जो मेरी सभी उंगलियां हैं, चारों उंगलियां, ये चारों उंगलियां इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, अंगूठा करंट का दिशा बताता है। यही मैक्सवेल का दाहिना हाथ का नियम है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है, यदि आप अपने थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर, तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस तरह रखो कि ये सभी परस्पर राइट एंगल हो। देखो ये राइट एंगल, मतलब सर हमने बोला कि सर इस तरह रखना है अंगूठा, फोर फिंगर और इसको, कि ये दोनों आपस में सभी राइट एंगल हो। तो हमें बोलता क्या है कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा पता करनी हो, चुंबकीय क्षेत्र दिया गया हो और चुंबकीय बल रेखा का डायरेक्शन पता करना हो, तो दोस्तों जो मेरा ये जो तर्जनी उंगली है ना, इसको ऐसे कर लो, ये सभी आपस में 90 डिग्री पर है। देखिएगा आप, ये एक ऐसे है, एक ऐसे है, ये 90 डिग्री पर है। तो सर यह जो है ना मेरा, यह तर्जनी उंगली अगर ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, यह तर्जनी उंगली, यदि ये तर्जनी उंगली जिसको हम लोग फोर फिंगर बोलते हैं, फोर फिंगर, यदि ये फोर फिंगर चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, तो जो मेरा अंगूठा होगा ना, इस चुंबकीय क्षेत्र पे लगने वाले बल रेखा को दर्शाता है, और मेरा थंब जो है वह मेरे लगने वाले फोर्स को दिखाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि जो मेरी मध्यमा उंगली होगी वह करंट को दिखाएगा, सीधा सा बात है कि अंगूठा बल को दिखाता है, तो यह जो अंगूठा के बाद वाला उंगली है वह चुंबक को दिखाइए, चुंबकीय क्षेत्र को, और ये करंट को दिखाएगा। और इसे आप याद रखोगे तो एक अमेरिकी सुरक्षा संगठन है, वो है FBI। ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है, फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र और करंट। तो मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है करंट के रिस्पेक्ट में, और यह फोर्स की दिशा बताती है चुंबकीय क्षेत्र और धारा यानी करंट के रिस्पेक्ट में।
दोस्तों फैराडे का जो चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, फ्लेमिंग के इसी रूल पे काम करता है। कहता क्या है कि अधिक यदि यदि किसी चुंबकीय के चारों ओर अगर हम कोई तार लपेट दें और उससे करंट फ्लो करवाया जाए तो जो मेरा फोर्स होता है वह चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर होता है। इसी से हमने फोर्स का फॉर्मूला भी लिखा था, F बराबर BIL साइन थीटा। आपको याद होगा, इससे पहले क्लास में हमने ये आपको पढ़ा चुके हैं, यहीं से ये चीज़ निकलता है। अब आते हैं फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी क्या कहता है, उसके बारे में 2 पॉइंट आप जान लीजिए। बात करते हैं फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI के बारे में। दोस्तों फैराडे ने 2 रूल्स दिए थे जिससे कि आजकल के सभी मोटर्स काम करते हैं और ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। तो फैराडे ने कहा दोस्तों कि अगर कोई मैग्नेट है और इस पर अगर हमने कोई तार लपेट दिया है, ठीक है, और इससे अगर हमने करंट प्रोवाइड करवाया तो इसमें एक उत्पन्न फ्लक्स होता है ना। हमने बोला ना किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि चुंबकीय क्षेत्र में जो लंबवत बल रेखाएं हैं उसके कटने से फ्लक्स का निर्माण होता है, सेम यहाँ भी फ्लक्स का निर्माण होगा। तो उसने कहा कि यदि फ्लक्स में चेंजेज आता है तो एक EMF का निर्माण होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको बोलते हैं। फैराडे ने बोला कि एक बल का निर्माण होता है जिससे EMF कहा जाता है, और अगर यह एक क्लोज पाथ है, यह एक क्लोज पाथ है तो इसमें करंट फ्लो करता है, और यह करंट कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि इसमें फ्लक्स में चेंजेज आएगा। फैराडे ने कहा कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चेंज इन फ्लक्स मतलब डेल फाई टाइम के साथ साथ, तो उसमें एक मोटिव फोर्स होता है EMF, एक मोटिव फोर्स डेवलप होगा जिसे बोला EMF, और एक करंट डेवलप होगा और इससे होके करंट अब क्या होगा, फ्लो करने लगेगा। उन्होंने कहा कि करंट कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि चेंज इन फ्लक्स होता रहेगा, चेंज इन फ्लक्स होता रहेगा तब तक करंट इसमें फ्लो करता रहेगा। उन्होंने कहा, किसने कहा दोस्तों, तो फैराडे ने कहा था, और यह फैराडे का फर्स्ट लॉ है। दूसरा लॉ उसने बोला कि जो मेरा EMF है वह निगेटिव ऑफ डेल फाई बाय डेल टी होता है। सेकेंड लॉ उसने बोला, ये फाई करो सॉरी, कि जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें जो परिवर्तन होता है, यानी डेल फाई बराबर हम लिख सकते हैं φ2 - φ1। परिवर्तन क्या होगा सर, अगर पहले फ्लक्स φ1 था अब φ2 हो गया तो सर पहले दूसरे में से पहले को घटाएंगे, यही ना चेंज इन फ्लक्स होता है। पहले 10 रुपया था अभी 6 रुपया है, 4 रुपया का अंतर हुआ ना सर, वही अंतर चेंज इन फ्लक्स है ना। यही चेंज इन फ्लक्स जो है वह निगेटिव होता है, ये कहता है कौन, फैराडे का सेकेंड लॉ, जिसे लेंज लॉ भी बोलते हैं। अभी दोस्तों हमने क्या बोला, किसी चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स के चेंजेज के कारण EMF डेवलप होता है, और हमने बोला यह निगेटिव होने का मतलब अब यह EMF अपोज करेगा फ्लक्स के चेंजेज को, मतलब यह EMF जो है ना फ्लक्स के चेंजेज को नहीं होने देगा। बेटा जिसने पैदा किया उसी को अब यह धमका रहा है, इसी को अब यह साथ नहीं दे रहा, फ्लक्स चेंजेज नहीं होने देगा। कौन नहीं होने देगा, EMF। इसे ही लेंज लॉ कहते हैं, इसे ही लेंज लॉ कहते हैं। फैराडे के सेकेंड लॉ को लेंज लॉ बोलते हैं। लेंज लॉ ने इसे डिफाइन किया कि कहा कि जो उत्पन्न EMF है, जो उत्पन्न इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वह जिसके कारण यानी चेंज इन फ्लक्स के कारण उत्पन्न हुआ ना उसी का अपोज करेगा। लेंज लॉ ने बोला कि भाई तुम जो है यह जो है ना इस ब्लू पेन के कारण काला पेन उत्पन्न हो गया, अब जितना ब्लू पेन होगा उतना काला पेन होगा, लेकिन अब जब काला पेन उत्पन्न हो गया ना,
वो एगो जो विष्णु भगवान के जो थे ना, वो दो ठो जो निकले थे कानों से, जो भी नाम हो, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने ही विष्णु भगवान को फिर से मारने के लिए चल दिया। मतलब जिसने पैदा किया उसी का अपोज करना शुरू कर दिया। भस्मासुर की कहानी तो सबको पता होगी ना। भस्मासुर को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम अपने जिसके सर पे हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा, तो इसने भगवान शिव के सर पे हाथ रखना चल दिया। मतलब ईएमएफ को पैदा किया चेंज इन फ्लक्स ने, और अब ईएमएफ बोलता है कि ना, हम फ्लक्स को चेंज होने नहीं देंगे। इसे लेंज लॉ कहते हैं। यही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन का सेकंड लॉ है। इसी सिद्धांत पे दोस्तों डायनमो काम करता है। डायनमो एक ऐसी युक्ति है जो कि आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन हम पढ़ाने वाले हैं अब मोटर के बारे में। दोस्तों कोई पोल है N और यह एक पोल है S, और इसमें कोई आर्मेचर को रखते हैं, तो चूंकि इसमें अगर हमने इसको कॉइल से जोड़ दिया है और इसमें करंट प्रोवाइड करवाते हैं, तो फैराडे लॉ क्या बोलता है कि सर इसके कारण इसमें एक ईएमएफ डेवलप होता है और इसके कारण यहाँ यह सेल्फ इंड्यूस होता है। इंड्यूस होने के कारण इसमें करंट फ्लो करता है, और यह अब एक म्यूचुअल इंड्यूस करता है इसको, और इसमें भी यह करंट फ्लो करने लगता है। इन दोनों के कारण एक क्षेत्र बनता है, और इसके प्रेरण के कारण, इंडक्शन के कारण यह आर्मेचर रोटेट करने लगता है इस डायरेक्शन में। इसलिए दोस्तों आर्मेचर के रोटेशन के कारण मोटर चलता है, और यह होता है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आपको बता दें इसका अलग सा मोटर तो हम चूँकि पढ़ा सकते हैं बहुत डिटेल से। इंडक्शन मोटर है, उसका सिंक्रोनस मोटर है, टाइप भी है। ये एग्जाम में पॉलिटेक्निक लेवल के लिए उतना नहीं पूछता है, लेकिन क्या क्या पूछता है, तो सर जब आपने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पूछा है और लेफ्ट हैंड रेल पूछा है, तो पूछता है कि सर जनरेटर जो है ना, जनरेटर जैसे डायनमो काम करता है वैसे ही जनरेटर काम करता है, और मोटर अपोजिट काम करता है। मोटर इलेक्ट्रिक को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल में, जनरेटर मैकेनिकल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में। तो बोलता है कि किस रूल के कारण जनरेटर काम करता है, तो राइट लेफ्ट। सर मोटर में कम वर्ड यूज होता है, लेफ्ट में कम यूज होता है। याद करने का तरीका है कि मोटर में कम वर्ड, लेफ्ट में कम वर्ड, जनरेटर में ज़्यादा वर्ड, राइट में ज़्यादा वर्ड। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे जनरेटर, लेफ्ट हैंड रूल पे मोटर काम करता है। अब सर यह एक कुंडली है, आर्मेचर घूमता है इंड्यूस होने के कारण। तो दोस्तों अगर हम पूरा का पूरा बोले तो यदि किसी चुंबक पे हमने तार को लपेट दिया है, तो सर इस चुंबकीय क्षेत्र में चेंज इन फ्लक्स के कारण सर इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इस ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण एक इसमें इंड्यूस करंट डेवलप होता है। यह इंड्यूस करंट अब इस चुंबक को प्रेरित करता है, इंडक्टिव करता है, और इसी इंड्यूस करंट के कारण यह करंट अब इसमें भी डेवलप हो जाता है। ये मोटर का सिद्धांत है। आपको इतना डिटेल से हम बता रहे हैं, लेकिन इतना डिटेल से आपको यह सिद्धांत नहीं पूछता है एग्जाम में। टॉपिक के सिर्फ ऑब्जेक्टिव में कुछ पॉइंट पूछे जाएंगे। बस मोटर का काम पूछता है, किस पे काम करता है, सिद्धांत पूछता है, फैराडे लॉ पे आप बता सकते हैं। इतने सारे पॉइंट सर पढ़ने के बाद मैग्नेट में अगर कुछ बचता होगा तो वो हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में करेंगे। हमने ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा कर लिए हैं कि यह वोल्टेज को या तो स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है। अगर ऑब्जेक्टिव में कुछ एक्स्ट्रा मिला तो हम ट्रांसफार्मर के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सर लगभग आपका अब फिजिक्स में हमने सभी टॉपिक को छुआ है, एक भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है, और हम डिटेल से जो टॉपिक पढ़ा सकते थे पढ़ाए हैं। जो टॉपिक चाहे तो चूँकि इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग करने के नाते आपको हम जनरेटर,
अल्टरनेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, हम ये सभी आराम से पढ़ा सकते हैं। एग्ज़ाम में इससे आपको दिक्कत होगा क्योंकि टॉपिक ज़्यादा होगा। एग्ज़ाम में बहुत कम क्वेश्चंस पूछता है तो क्वेश्चंस ही कर लेंगे ना, क्यों टॉपिक पे दिमाग लगाएंगे। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस में क्या क्या आते हैं वो देख लेंगे। अब दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ बचता है मॉडर्न, 2-3 टॉपिक हैं सिर्फ और सिर्फ में, मतलब मॉडर्न फिजिक्स बच रहा है, न्यूक्लियर फिजिक्स बच रहा है और एक यूनिवर्स बच रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान के बाद बस, और हम भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम, विश्व के अंतरिक्ष कार्यक्रम पूछे जाएंगे। चलिए हम आपको ये 3 टॉपिक आने वाले समय में क्लियर करवा देंगे और फिजिक्स लगभग ख़त्म हो गया, सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव करवाना रह गया है। दोस्तों आप बहुत मेहनत करें ताकि आपका अच्छा से अच्छा रैंक आए। हम आपकी मेहनत में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपके मेहनत पे आएगा तो आप अपना एक जी जान एक कर दें, क्योंकि यह एग्ज़ाम बहुत आसानी से आपको अंडर 500 रैंक दे देगा यदि आप लगे रहे। दोस्तों हिंदी तो हम अजीत सर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इंग्लिश के लिए आप कुछ ना करें, आप उपकार पब्लिकेशन का बस बुक खरीद के उसमें जो इंग्लिश के टॉपिक हैं आप उसे कवर करें। हम बहुत जल्द बायोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके टॉपिक आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी अप्रैल चल रहा है दोस्तों, अप्रैल लास्ट होते होते आपको हिस्ट्री में मेडिएवल हिस्ट्री ख़त्म होगा, फिजिक्स ख़त्म होगा, जियोग्राफी लगभग 80% तक हम ख़त्म करने की उम्मीद रखते हैं, और पॉलिटी भी शुरू करेंगे और बायो भी शुरू करेंगे इसके जस्ट बाद। फिजिक्स ख़त्म होगा, जियोग्राफी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद आपको बायोलॉजी और पॉलिटिकल हम शुरू करेंगे। और मैथ तो चल ही रहा है, मैथ्स भी आपको मेंसुरेशन और ज्योमेट्री करवा देंगे तो आपका एग्ज़ाम का बहुत हद तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।